बिरजू बेटा बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ उठती क्यों नहीं, ले धान की पचीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोज दे। अपने खेत का है, अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुरा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कर है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्यों, क्या हुआ, डांटती क्यों है? नव्वान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुनमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नव्वान के पहले नया अन्न ना पड़े, इसके बाद नवान के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले जमाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पाटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोयरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी चंपी, मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना चंपी, जरा गहलसार में घड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने नहीं जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ ने सुलगाने बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाया और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत को मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही, बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दे दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? तब
जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटीका पहना है। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूचू करके घर घर आने लगे तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी? बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहुआ नाच देखने कैसे जाए? तो जंगी, हम पात्र के नाम में जंगी उसकी पुतोहू है, उसका बेटा रंगी है। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीसन वाली, तो रोती है काहे? बिरजू की माँ क्या बुलाती थी जंगी की पुतोहू को? तो बिरजू की माँ टीसन वाली बुलाती थी। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से, कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। सुनरी, बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी करा पहनकर झमकती आ रही है लरेना खवास का घर, उसकी बहू भी आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बेबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। तीनों पात्र ध्यान में रखना है। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी हुई पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बहुत, ये भी पंक्ति इम्पॉर्टेंट है कि उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये बिरजू के बाप को खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने अपने गपरे की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराग के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आ गई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगू की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और ज़रा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैल को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर और कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। तो यहाँ लाल पान की बेगम एक प्रतीक के तौर पर प्रयोग हुआ है कि जिस प्रकार हम ताश की खेल में देखते हैं कि जिसके पास लाल पान का वो आता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ लाल पान की बेगम बिरजू की माँ के लिए प्रतीक के तौर पर
प्रयोग हुआ है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई और लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है।